गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 12th एग्रीकल्चर का अगला कीट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दीमक या टर्माइट। बहुत महत्वपूर्ण है दीमक या टर्माइट हमारे दैनिक जीवन में और कृषि क्षेत्र में इसका बहुत अधिक महत्व है। और आपने इसके किसी पुराने लकड़ी के टुकड़े को उठा के किसी मिट्टी में, अगर वो कई दिनों से गिरा हुआ है, अगर आप उसे उठा के देखें तो आप देखेंगे कि उसके निचले हिस्से में बहुत सी मिट्टी लगी हुई है और उसमें कुछ रास्ते बने हुए से होते हैं। वो वास्तव में दीमक के बनाए हुए रास्ते होते हैं। दीमक जो है उन लकड़ी के लट्ठों से जो है वो भोजन प्राप्त करती है सेलुलोज के रूप में। तो इस तरह दीमक जो है लकड़ी को खाकर, लकड़ी को काटकर नुकसान पहुंचाती है। घरों में भी आपके पुराने जो फर्नीचर हैं उनमें दीमक लगने की समस्याएं सामने हम आई हुई देखते हैं। बहुत बार जो बहुत पुराना फर्नीचर हो गया है, अगर लकड़ी के गेट हैं कई बरसों पुराने हैं तो उन गेटों में भी दीमक लगने की समस्याएं सामने आती है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में और कृषि क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में दीमक बहुत महत्वपूर्ण कीट है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस कीट का महत्व क्या है, इस कीट का जीवन चक्र क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस वीडियो में हम जानते हैं। बात करते हैं दीमक या टर्माइट की। तो दीमक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस वैज्ञानिक नाम क्या है? ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। बार बार दोहराएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसका गण आइसोप्टेरा होता है। इसका गण कौन सा होता है? आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा, ये जो आइसो का मतलब होता है सम या समान से, और ये टेरा वर्ड जो है उसका अर्थ होता है विंग या पंख से। तो शाब्दिक अर्थ क्या निकला? समान पंख। तो दीमक के आपने पंख देखे होंगे, दोनों पंख इसके समान होते हैं। दोनों पंख इसके कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो इस तरह के कीट जिनके दो जोड़ी पंख और दोनों जोड़ी पंख एकदम समान हो, ऐसे कीटों को गण आइसोप्टेरा में रखा है। और जो टर्माइट ओडेंटोटर्मिस ओबेसस जो है उसे आइसोप्टेरा गण में रखा है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो दीमक में पंख ही नहीं देखे, आप कैसे कह रहे हो कि इनमें पंख समान है? तो आपने बरसात के दिनों में लाइट की और बहुत सारे अचानक से भूरे, हल्के भूरे रंग के कीट आते हुए देखे होंगे। वो जो कीट हैं वो ही दीमक की ही एक कास्ट है। अभी हम इसका सामाजिक जीवन जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो कीट है वास्तव में ये दीमक ही है। बिल्कुल, बरसात के दिनों में लाइट पर बहुत सारे जो उड़ने वाले जो कीट हैं और सुबह आप नीचे बिखरे हुए पंख देखोगे। आप सुबह उस लाइट की नीचे वाले हिस्से में बहुत सारे नीचे गिरे हुए पंख देखोगे, झिल्ली जैसे हल्के भूरे रंग के। उन सब पंखों को आप नाप के देखो, सभी लगभग इक्वल होते हैं। ठीक है, वो वास्तव में दीमक की ही कास्ट होती है, उसकी रिप्रोडक्टिव कास्ट होती है, पंख युक्त कास्ट होती है। आप लकड़ी में लगे हुए जो कीट देखते हो, ये दीमक देखते हो, वास्तव में उसकी दूसरी कास्ट, वो उसकी श्रमिक होती है, वर्कर होती है। अभी हम इसके सामाजिक जीवन और पढ़ेंगे, अभी इसमें समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो दीमक में पंख होते हैं, ये याद रखना। इसकी दो कास्ट होती है, दो तरह की कास्ट होती है। एक पंख युक्त होती है और दूसरी पंख रहित होती है। और जिनमें पंख होता है वो पंख, चारों जो पंख होते हैं बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए इसे आइसोप्टेरा गण में रखा है दीमक को। दीमक ओडेंटोटर्मिस ओबेसस गण आइसोप्टेरा। इसका कुल है टर्मिटिडी। देखो कितना आसान हो गया, अंग्रेजी नाम इसका टर्माइट, टर्माइट से ही कुल बन गया टर्मिटिडी, टर्माइट टर्मिटिडी। ठीक है, तो इसका कुल है टर्मिटिडी। ठीक है, इसे वाइट एंट भी कहते हैं क्योंकि चींटियां जो है और दीमक दोनों को आप देखो तो केवल कलर का ही डिफरेंस नज़र आता है। ठीक है, इसलिए दीमक को वाइट एंट भी कहते हैं, सफ़ेद चींटी भी कहते हैं। दीमक का प्रकोप ज़्यादातर
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है उनमें नज़र आता है। अगर आपको पृथ्वी का हिस्सा, पृथ्वी में बीच में जो है 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से ऊपर वाले जो ये क्षेत्र होते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच वाले जो भाग होते हैं ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय होते हैं। पहले 30 वाले उष्ण कटिबंधीय, आगे वाले 30 उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रकोप होता है दीमक का, बजाय इससे ऊपर वाले अधिक सर्दी वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में। क्योंकि पृथ्वी के इसके बाद वाले जो क्षेत्र है, चाहे उत्तरी ध्रुव ले लो या दक्षिणी ध्रुव में ले लो, इन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप कम होता है। ज़्यादा कौन से क्षेत्रों में होता है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर 60 डिग्री के क्षेत्र में और नीचे भी 60 डिग्री के, इन क्षेत्रों में ही इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव में तो ज़्यादातर भाग जो है वो जल ही होता है, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ अफ्रीका के भाग को छोड़कर। ठीक है, तो दोनों तरफ ले लो, लेकिन आप तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक प्रकोप होता है दीमक का। इसके बाद में दक्षिणी ध्रुव वाला भाग और उत्तरी ध्रुव वाले भाग में इसका प्रकोप बहुत कम, न के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ अधिक सर्दी होती है जिनको ये सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दीमक को व्हाइट एंट कह रहे हैं। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसका अधिक प्रकोप होता है। जानते हैं इसका प्रकोप कैसे होता है, इसका महत्व जानते हैं, इसका क्षति या महत्व। तो दीमक जो होती है वो सर्वभक्षी कीट होता है, सर्वभक्षी पॉलीफेगस, यानी कि सब कुछ खाने वाला। लेकिन मोस्टली ये पौधे के निचले भाग और जड़ वाले भागों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों में कौन से भागों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि ये रहते हैं मिट्टी के भीतर, तो मिट्टी के भीतर रहेंगे तो उसके जो जड़ वाले भाग हैं उन भागों को खाकर नष्ट करते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों में ये क्या करते हैं, जड़ के साथ साथ उसके तने के भीतरी भाग से प्रवेश करते हुए उसके छाल वाले हिस्से में धीरे धीरे अंदर के भागों को खाना प्रारंभ करते हैं और तने तक आ जाते हैं, तने के ऊपरी भागों तक भी पहुंच जाते हैं। कभी आप किसी जंगली क्षेत्र में जाओ या किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ घने वृक्ष हैं, तो वहाँ एक आधे वृक्ष आपको ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिन पर ऊपर तक मिट्टी लगी हुई दिखाई देती है। ऐसी जो ये मिट्टी वास्तव में लगाई है, ये जो मिट्टी है वास्तव में दीमकों की वजह से ही लगी है, और इसके भीतर जो है वो दीमक लगी हुई होती है और भीतर ही भीतर वो पौधे के भागों को खाती रहती है। ये सेलुलोज को अधिक खाती है और सेलुलोज का पाचन इनमें आसानी से हो जाता है। इनके छोटी आंत में, इनके आंत्र में जो है वो इन बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन कर जाते हैं। इसलिए ये पौधे के सेलुलोज वाले भागों को बहुत अधिक खाना पसंद करते हैं। सर्वभक्षी होते हैं और इनकी जो अधिक नुकसानदायक जो जातियाँ होती है वो इसके शिशु और श्रमिक होते हैं। यानी कि इनमें केवल जो नुकसान करने वाली कास्ट है वो है इनके शिशु, और इनके वयस्कों में केवल श्रमिक वयस्क जो है, श्रमिक वर्कर जो होता है वो ही नुकसान करता है फसलों को और हमारे पेड़ पौधों को। ठीक है, ज़्यादातर इसका जो प्रकोप है वो असिंचित क्षेत्रों में होता है। कौन से क्षेत्रों में? असिंचित क्षेत्रों में इसका प्रकोप ज़्यादा मिलता है। असिंचित क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है सिंचाई के लिए, वर्षा पर आधारित जो फसलें हैं वहाँ इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। क्योंकि इसको भी आप उसी से लो कि ज़मीन के भीतर रहते हैं, मिट्टी के भीतर रहते हैं, तो जहाँ पानी का भरा रहेगा, बार बार पानी ज़्यादा भरा रहेगा, तो वहाँ दीमक जो है विकसित ही नहीं होंगी, उनके टर्मिट एरिया नष्ट हो जाएंगे, तो वहाँ दीमक विकसित ही नहीं होती। तो जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पानी है ही नहीं, वहाँ ये ज़्यादा प्रकोप इनका रहता है। ठीक है, और इनका प्रकोप लगभग वर्ष पर्यंत ही रहता है। साल भर ये जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु में इनका प्रकोप कम हो जाता है। वर्षा ऋतु में इनका प्रकोप कम हो जाता है। वही बात क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है मिट्टी में, और पानी में इनके टर्मिट एरिया, इनकी जातियाँ नष्ट हो जाती है, इनके बहुत सारे जो श्रमिक है वो नष्ट होने लगते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में इनका प्रकोप कम होता है।
ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादातर जड़ और तने के निचले भागों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसके थोड़ा जीवन के बारे में। तो इसका ये जो कीट है वो वास्तव में एक सामाजिक कीट है, एक सोशल इंसेक्ट है। दीमक क्या है? एक सोशल सामाजिक इंसेक्ट है, एक सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट से यहाँ क्या तात्पर्य है? सामाजिक कीट वो कीट होते हैं जिनमें कई अलग अलग प्रकार के कास्ट हों, जिनके एक आवासीय क्षेत्र में अलग अलग कार्य करने वाले कास्ट मौजूद हो, ऐसे कीटों को हम सामाजिक कीट कहते हैं। जैसे दीमक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर इनका सामाजिक जीवन देखा जाए, सोशल लाइफ इनकी देखा जाए, तो इनके सोशल लाइफ में 4 कास्ट पाई जाती है। कितनी कास्ट पाई जाती है? 4 कास्ट पाई जाती है। और ये जो कास्ट हमने बांटी है, ये किस आधार पर? इनके शारीरिक बनावट के आधार पे और उनके कार्य के आधार पे। शारीरिक बनावट कैसी है और इनका कार्य क्या है, इस आधार पर दीमक की 4 कास्ट होती है। रानी, क्वीन, राजा, श्रमिक और सैनिक। सैनिक जो है सोल्जर, श्रमिक वर्कर, राजा किंग और रानी क्वीन। ये 4 कास्ट पाई जाती है दीमक के इनके सामाजिक जो सिस्टम है उसमें। इसी तरह मधुमक्खियाँ जो है वो भी सोशल इंसेक्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसके एक छत्ते में भी 3 तरह की कास्ट होती है, रानी, ड्रोन और वर्कर। रानी होती है, ड्रोन होता है और वर्कर श्रमिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने देखे हैं कि कुछ कीट ऐसे हैं जो सामाजिक जीवन प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम दीमक का जो सामाजिक जीवन है उसको पढ़ते हैं। इससे पहले आप ये वर्ड जरूर याद रखें, टर्माइट से ही बना है टर्मिटेरिया। टर्मिटेरिया दीमकों का जो आवास है, जहाँ ये रह रहे हैं, जहाँ ये अपना आवास बनाए हुए हैं, उसे ही टर्मिटेरिया कहते हैं। ठीक है, इनका आवास भी बड़ा विशेष होता है, जिसमें बहुत सारे रास्ते आप देख सकते हो। वहाँ ये कुछ खेती भी करते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ राजा के चैम्बर अलग होते हैं, रानियों के चैम्बर अलग होते हैं, श्रमिक सैनिकों के चैम्बर वहाँ उस टर्मिटेरिया में पाए जाते हैं। तो इसका टर्मिटेरिया भी बड़ा विशेष होता है। इसके सामाजिक जीवन में इनके जो शारीरिक बनावट और कार्य के आधार पर जो ये 4 कास्ट पाई जाती है, उनको आप जानते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं रानी की, जो इनके पूरे सामाजिक जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण होती है, रानी। ठीक है, इनका जो ये जो पूरा सामाजिक संगठन है, उस संगठन को बनाने वाले उसका जो संस्थापक जो है वो रानी ही होती है। ध्यान रखना, इनका जो ये पूरा सोशल सिस्टम है, उस सिस्टम का संस्थापक फाउंडर किसे मानते हैं? रानी को ही मानते हैं। और जो मुख्य जनक है, इनकी संख्या को बनाए रखने वाली भी रानी ही होती है। इसका आकार इन चारों में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि रानी, राजा, श्रमिक, सैनिक, इनमें सबसे बड़े आकार में कौन होता है? रानी होती है। रानी एक तरह से अंडे देने की मशीन आप इसे कह सकते हो। ये 1 सेकंड में 1 अंडा देती है। 1 सेकंड में ही 1 अंडा दे सकती है। अब आप सोचो ये अपने जीवन में कितने अंडे दे सकती है, जबकि इसका जीवन काल जो है 5 से 10 साल का होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 5 से 10 साल का। 1 सेकंड में 1 अंडा, तो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट, 60 यानी कि 1 घंटा, 24 घंटा और 30 1 महीना और 12 1 साल हो गई। तो 5 साल अगर जीवन इसका है, तो सोचो इनको आप गुणा करके देखोगे तो एक रानी जो है, एक रानी दीमक अपने जीवन काल में इतने अंडे दे सकती है। इसलिए आप इसे अंडे देने की मशीन कह सकते हो। ठीक है, तो रानी बहुत महत्वपूर्ण है इनके सामाजिक सिस्टम में, इनके सोशल सिस्टम में। ये संस्थापक फाउंडर होती है और मुख्य जनक होती है, सबसे बड़े आकार की होती है। ठीक है, बात करते हैं इसमें राजा। तो राजा भी एक जननिक जातियां ही है,
यानी कि जनन करने में ही सहायता करने का इसका कार्य है, केवल यह प्रजनन करने में सहायक है और इसका कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, फिर इनके सोशल सिस्टम में ये दो महत्वपूर्ण कास्ट है, राजा और रानी। इनका कार्य तो सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम को बनाए रखना है, इनके ये जो टर्मिट एरिया है उसमें इनकी संख्या को बनाए रखना है प्रजनन करके। लेकिन बाकी जितने भी कार्य हैं वो श्रमिक और सैनिकों में। अब यहाँ सैनिक जो है नाम से ही, सोल्जर जो है वो नाम से ही पता चल रहा है क्या कार्य करेगा। सैनिक उनकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। सैनिक इनमें इनकी जो ये टर्मिट एरिया है इसकी सुरक्षा करना, इनके श्रमिकों की, राजा रानी, इनके शिशुओं की सुरक्षा करने का कार्य सैनिकों द्वारा होता है, केवल सुरक्षा करने का कार्य। इनकी संख्या उनकी पूरी संख्या में 3 से 5% होती है। सैनिक भी दो तरीके के होते हैं, सैनिक भी दो प्रकार के होते हैं और ये जो प्रकार बांटे हैं इनके मुखांग के आधार पे। किस आधार पर? मुखांग। सैनिक के जो मुखांग होते हैं वो बड़े थोड़े से बड़े आकार के और बड़े विशिष्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें दो आकार के वो हो सकते हैं, नेसूट और मैंडिबुलेट। नेसूट और मैंडिबुलेट। अगर इनका मुखांग सामने से सुई जैसा इस तरह नुकीला हो तो उसे तो कहते हैं नेसूट, और अगर इनका मुखांग इस तरह दांत की संरचना वाला, काटने वाला हो तब इसे मैंडिबुलेट कहते हैं। तो इनके जो ये मुखांग है उस आधार पर सैनिक दो तरह के हैं, नेसूट और मैंडिबुलेट। नेसूट और मैंडिबुलेट। सैनिक केवल एक कार्य सुरक्षा करना, संख्या 3 से 5% ही। ठीक है, बाकी जितनी संख्या है जो हम देखते हैं, हमें जो नज़र आते हैं दीमक में, वास्तव में बाहर से जितने नज़र आते हैं चलते फिरते, वो सब के सब श्रमिक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे अधिक संख्या में उसमें कोई पाया जाता है तो वो होते हैं इनके श्रमिक, वर्कर होते हैं। नाम से पता चल रहा है श्रमिक, यानी कि जो श्रम करने वाला है, जो कार्य करने वाला है। अब इस टर्मिट एरिया में जितने भी शेष कार्य बच गए वो सारे कार्य श्रमिक करता है। जैसे बाहर से भोजन लेके आना श्रमिक का कार्य है, उस टर्मिट एरिया की साफ सफाई करना श्रमिक का कार्य है, इनके शिशुओं के पोषण की व्यवस्था करना श्रमिक का कार्य है, राजा रानी जो होते हैं इनके पोषण की व्यवस्था करना श्रमिकों का कार्य होता है। ठीक है, और कुछ श्रमिक जो है टर्मिट एरिया के भीतर ही शैवाल, कवक जो है, शैवालों को विशेषकर ये जो है ग्रोथ करवाते हैं, एक तरह से खेती करते हैं, वो कार्य भी श्रमिकों का ही है। ठीक है, तो इस तरह श्रमिक तो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके टर्मिट एरिया में जितने भी कार्य होते हैं सुरक्षा और प्रजनन के अलावा सभी कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है। इसलिए श्रमिक जो है इनके पूरे कास्ट सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, 80 से 90% तक। ठीक है, तो इस तरह हमने दीमक का सोशल सिस्टम देखा। इनका सोशल जो सिस्टम है जिसमें हमने रानी, क्वीन, राजा, किंग और वर्कर, श्रमिक और सैनिक, सोल्जर, जिसमें नेसूट और मैंडिबुलेट प्रकार का हमने देखा। अब इसके हम जीवन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों इसका जो जीवन चक्र है वो बरसात के दिनों से प्रारंभ होता है। बरसात के दिनों में जब अच्छी बरसात होती है तब इनके जो पंख युक्त वयस्क होते हैं, वो अच्छी बरसात के बाद में रात के समय बाहर निकलते हैं और प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, प्रकाश के आसपास मंडराते रहते हैं। ठीक है, उसी समय आप इनको पंख युक्त देख पाओगे। इनके जो पंख युक्त काष्ठ है वो उसी समय नज़र आती है और जब ये उड़ रहे होते हैं उस प्रकाश की ओर, तब इनकी ये जो फ्लाइट है, जो उड़ना है, इसे नेप्चुरल फ्लाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नेप्चुरल फ्लाइट कहते हैं। नेप्चुरल
फ्लाइट, नेप्चुरल फ्लाइट कहते हैं। इनका ये जो उड़ना है इस समय, इस उड़ान को नेप्चुरल फ्लाइट कहते हैं। विशेष तरह की फ्लाइट है जिसमें इनकी जो वयस्क पंख युक्त जो वयस्क की कास्ट हैं वो दोनों उस समय नर और मादाएं उस समय उड़ रही होती है, नेप्चुरल फ्लाइट। इसके बाद में दोनों जो है नर और मादा जो है वो एक विशेष क्षेत्र में प्रवेश करके वहाँ प्रजनन करना प्रारंभ करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। इनके जो अंडे जो होते हैं, इनका जो अंडा होता है वो हल्का पीला रंग का होता है, हल्का पीला रंग का होता है और किडनी शेप होता है, इस तरह का होता है, किडनी के आकार का होता है। जैसे किडनी होती है उस तरह का होता है, किडनी के आकार का होता है, वृक्काकार होता है इनका अंडा। इस अंडे से 5 से 7 दिन में इनके लार्वा बाहर निकलते हैं। 5 से 7 दिन में लार्वा बाहर निकलता है, ठीक है। और ये लार्वा फिर पोषण प्राप्त करता है, रहता है। ये 5 से 7 महीने में, ये जो लार्वा है ये 5 से 7 माह में वयस्क में विकसित होता है। इसको बहुत समय लगता है विकसित होने में, ठीक है। और ये विकसित जो है वो कई तरीके से हो सकता है। इस लार्वा से श्रमिक बन सकता है, इस लार्वा से सैनिक बन सकता है और इसी लार्वा से इनकी जो पंख युक्त कास्ट होती है नर और मादा, जो पंख युक्त भाग है, पंख युक्त वयस्क विकसित हो सकते हैं। पंख युक्त वयस्क जो फिर से प्रजनन प्रारंभ कर अपनी संख्या बढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह जो है इनका जीवन चक्र होता है। इनका वयस्क जो होते हैं पंख युक्त वो बरसात के दिनों में बाहर निकलते हैं, प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, वहाँ उनके उड़ान को नेप्चुरल फ्लाइट कहते हैं। अंडे देते हैं, अंडे इनके हल्के पीले रंग के किडनी शेप वृक्काकार होते हैं जो 5 से 7 दिन में लार्वा में विकसित होते हैं। और लार्वा जो है फिर कई दिनों तक, कई महीनों तक, 5 से 7 महीनों तक पोषण प्राप्त करके श्रमिक, सैनिक या वयस्क पंखयुक्त कास्ट जो है राजा रानी उनमें परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरह बच्चों आज हमने दीमक के बारे में अध्ययन किया और बहुत महत्वपूर्ण है ये जो टॉपिक है दीमक, आपको ज़रूर याद रखना है। ये आपके परीक्षा, न केवल परीक्षा में बल्कि आपके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे कृषि क्षेत्र में, हमारे घर में घरेलू चीज़ों को, फर्नीचर्स को नुकसान भी ये करता है। इसलिए हमें यह कीट समझ में आना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है।